हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 11th की MCQs हैं। अब कौन सा सब्जेक्ट है, हम आप सभी को पता है, मैं आपको हिंदी पढ़ा रही हूँ। तो क्लास 11th की हिंदी का इलेक्टिव की बुक है हमारी अंतरा भाग 1, उसके काव्य खंड का अध्याय है हमारे पास में। वो है आपका हस्तक्षेप, जिसमें हम बोलते हैं ना इंटरफेरेंस, यानी कि हम किसी चीज़ में किसी की बात पर हम टोकते हैं या कुछ कहते हैं, उसको हस्तक्षेप कहते हैं। उसी पर आधारित आज हम MCQs लेकर आए। तो ये बहुत ठीक से अच्छे से ध्यान रखिएगा। 11th में हिंदी में हमारे 2 कोर्स चलते हैं, कोर और इलेक्टिव। ये अब आपको देखना है कि आपके पास कौन सा कोर्स है, उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ोगे। हम कोर भी आपको पढ़ा चुके हैं और अब इलेक्टिव पढ़ा रहे हैं, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। आप जैसे हम इलेक्टिव पढ़ा रहे हैं और ये दोनों अलग अलग सिलेबस हैं, तो इन दोनों में बुक्स अलग अलग चलती हैं। इलेक्टिव में हमारी 3 बुक्स चलती हैं, अंतरा भाग 1, अंतराल भाग 1 और तीसरी बुक है अभिव्यक्ति और माध्यम। ये अभिव्यक्ति और माध्यम जो बुक है, ये ऐसी बुक है जिसमें आपके क्लास 11th के भी चैप्टर हैं और क्लास 12th के भी चैप्टर हैं। यानी कि अगर आपने ये बुक ली है तो यही बुक आपकी 11th में भी चलेगी और 12th में भी चलेगी। और 11th के जो चैप्टर इसके अंदर हैं वो आपको क्लास 11th में ही पढ़ने हैं, तो वो आपके दोनों ही कोर्स में चल रहे हैं, यानी कि कोर और इलेक्टिव दोनों में। तो पर्टिकुलर ये एक ऐसी बुक है जो आपके दोनों कोर्सेज में आएगी, यानी कि कोर और इलेक्टिव दोनों में आएगी। तो वो बुक जब हम आपको पढ़ाएंगे तो हर एक चीज़ आपके लिए पूरी तरीके से क्लियर करेंगे। लेकिन आज तो हम पढ़ा रहे हैं अंतरा ना, तो अंतरा बुक जो है हमारी वो 2 खंडों में विभक्त है, गद्य खंड और काव्य खंड। तो गद्य खंड के हम सभी के MCQs कंप्लीट कर चुके हैं, काव्य खंड के भी मैक्सिमम चैप्टर हम कवर अप कर चुके हैं। आज हम सेकेंड लास्ट चैप्टर में हैं अपनी बुक का, जो सेकेंड लास्ट चैप्टर है हस्तक्षेप। ये कविता हमारे सामने प्रस्तुत करी हुई है श्रीकांत वर्मा जी ने। यहाँ मगध राज्य के माध्यम से उन्होंने किस तरीके से शासन व्यवस्था के निरंकुशता के ऊपर ये पूरी कविता लिखी है और बताया है कि किस तरीके से हस्तक्षेप करना इस राज्य में मना है, कि एक मुर्दा भी जब हस्तक्षेप करने लगता है तो वो कंडीशन क्या हो जाती है, इस बारे में भी बताया है। तो इस चैप्टर का पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन, NCERT सोल्यूशन, मल्टीपल क्वेश्चन तो आज मैं कराऊंगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो है कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। तो ये 4 पैटर्न हम अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं और 5वां पैटर्न आज हम आपको कंप्लीट करवाने वाले हैं। और ये बहुत ही ध्यान से सारे ही प्रश्नों को देखिएगा। क्यों मैं ध्यान से बोल रही हूँ, क्योंकि जब हम काव्य खंड के क्वेश्चन करते हैं ना, तो इसमें गद्य से ज़्यादा हमें एफर्ट्स लगाना पड़ता है। कैसे लगाना पड़ता है, देखिए हम कवि के बारे में या लेखक के बारे में तो दोनों में ही पढ़ते हैं, उनकी काव्यगत या भाषागत विशेषताएं दोनों में पढ़ते हैं, हम पाठ परिचय भी दोनों में पढ़ते हैं। लेकिन काव्य में जो डिफरेंस होता है, हमें जो काव्य में हर एक लाइन का अर्थ और उसका आश्रय, यानी कि तात्पर्य और आश्रय, ये दोनों चीज़ें समझनी पड़ती हैं। कि कवि ने जो सामने पंक्ति लिखी है इसका क्या अर्थ है, ये तो हमें बताना है, लेकिन इसके पीछे वो और क्या चीज़ कहना चाह रहा है या उसके और क्या विचार हैं या भाव हैं, वो बताना पड़ता है। साथ ही इसकी काव्यगत विशेषताएं हमें बतानी पड़ती हैं, जिसमें कला पक्ष और भाव पक्ष दोनों ही आता है, शब्दार्थ हैं। तो एक तरीके से गद्य खंड से कहीं ज़्यादा हमें काव्य खंड में हर चीज़ों को समझने की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले चैप्टर को अच्छे से समझिएगा और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। तो पहला प्रश्न देखिए क्या है, हस्तक्षेप कविता के रचनाकार कौन है? तो वो तो हमने अभी आपको बताया, श्रीकांत वर्मा जी हैं। आंसर हमें लाख पता हो, लेकिन सारे ऑप्शंस हमें पढ़ना पहले जरूरी है। आप 100% श्योर हो कि इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा, लेकिन उसके बाद भी आप सारे ऑप्शन जरूर पढ़ना। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं कि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑप्शंस में आपके लिए बहुत सारे कंफ्यूजन्स क्रिएट होते हैं। कभी कभी ऐसा रहता है कि इतने सिमिलर आपके सामने ऑप्शंस दे देंगे कि आप 100% कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो हमें पता है कि श्रीकांत वर्मा है, लेकिन तब भी हम आगे पढ़ेंगे। श्रीकांत वर्मा, महादेवी वर्मा, धूमिल या नागार्जुन? तो जैसे हमने बताया श्रीकांत वर्मा, तो वो हम उनको टिक मार्क कर देंगे। अब देखिए मैंने आपसे बोला ना कि ऑप्शन पढ़ना क्यों जरूरी है। अब मान लीजिए हमें पता है श्रीकांत वर्मा है, अब इसी के नीचे के ये ऑप्शंस आप हटा दो, श्रीकांत शर्मा, श्री प्रसाद वर्मा, श्री कृष्ण वर्मा। अब इस तरीके से अगर ऑप्शन दे देंगे तो आप हल्का सा कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने बोला कि सारे ऑप्शंस पढ़ने आपके लिए जरूरी हैं। प्रश्न संख्या 2,
प्रस्तुत काव्यांश में किस साम्राज्य की बात की गई है? यहाँ पर एक साम्राज्य के को इंडिकेट करते हुए पूरी निरंकुश शासन व्यवस्था के ऊपर व्यंग किया गया है। तो वो साम्राज्य व्यवस्था कहाँ की है? कविता में वो साम्राज्य व्यवस्था हमको बताई गई है मगध की। तो क्या है? मगध, विदिशा, मथुरा या दिल्ली? तो हमको पता है कि कहाँ की शासन व्यवस्था है, वो साम्राज्य बताया गया है मगध का। प्रश्न संख्या 3 है, श्रीकांत वर्मा का जन्म कब हुआ? मैंने अब भी थोड़ी देर पहले आपको एक चीज बताई थी कि हमें कविता के अलावा लेखक परिचय भी पढ़ना है। लेखक का जो जीवन परिचय होता है वो पढ़ना जरूरी है। तो उसी से संबंधित देखिए प्रश्न आ गया। अब उनका जन्म कब हुआ? ऑप्शन है सन 1910 में, सन 1925 में, सन 1920 में या सन 1931 में। तो अगर आपने लेखक परिचय पढ़ा हुआ है तो आप तुरंत इसका आंसर दे दोगे। श्रीकांत वर्मा का जन्म हुआ था सन 1931 में, यानी कि 1931 में। अब देखिए इतने सारे चैप्टर्स हैं हमारे पास में, और हर एक लेखक और कवि का जन्म दिवस, उनकी रचनाएं, उनका जन्म स्थान, उनका मरण दिन, ये सभी याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा इजी बना सकते हैं। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया है, अब भी बता रही हूं। आप एक बड़ा सा चार्ट लो और उस चार्ट में पूरी तालिका बनाओ, यानी कि पूरा आपको एक बनाना है तालिका, जिसमें आपका क्या कहते हैं, क्रमांक संख्या रहेगी, कवि का नाम रहेगा, उसकी जन्म तिथि रहेगी, जन्म स्थान रहेगा, उसकी शिक्षा संबंधी अगर कोई बातें आपकी बुक में दी गई हैं तो शिक्षा संबंधी तथ्य रहेंगे। फिर उसके बाद आप उसकी कृतियां लिख सकते हैं, जो काव्य रचनाएं हैं, फिर गद्य रचनाएं हैं। अब बहुत सारे कवि ऐसे रहे जिन्होंने पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया, क्योंकि मोस्टली जो कवि ऐसे या लेखक ऐसे रहे जो पत्रकारिता के क्षेत्र से भी जुड़े रहे हैं, तो उनकी पत्रकारिता संबंधी तथ्य हम वहां पे लिख देंगे। फिर उसके बाद आप उनको जितने सम्मान मिले उनके बारे में लिखेंगे। फिर जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार है, साहित्य अकादमी पुरस्कार है, पद्म भूषण है, पद्मश्री है, बहुत सारे पुरस्कार मिलते हैं ना, तो उनके कवियों के पुरस्कार लिख देंगे। फिर उनके बाद उनकी मरण तिथि लिख देंगे। तो इस तरीके से जब एक चार्ट में आप पूरी तालिका बना लोगे ना, तो इन सभी के नाम उस चार्ट में सब चीजें फिल कर, जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ते जा रहे हो ना, वैसे वैसे उन तालिकाओं को बनाते जाओ, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा उन सभी को याद रखना या एग्जाम या टेस्ट के टाइम उनको रिवाइज करना। तो इस तरीके से आप कोशिश करो, बहुत हेल्प आपको मिलने वाली है। तो ऐसा करना आपकी साहित्य के ज्ञान को भी बहुत ज्यादा बढ़ाएगा। अब जैसे हमने यहां देख लिया, उनका जन्म हुआ सन 1931 में। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना श्रीकांत वर्मा की नहीं है? मैंने बोला क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है, उनकी कौन सी रचना नहीं है पूछा गया है। झाड़ी संवाद, दूसरी बार, रत्नगर्भा या जिरह? तो यहां पर जो उनकी रचना नहीं है वो है आपकी रत्नगर्भा। ये श्रीकांत वर्मा जी की रचना नहीं है। प्रश्न संख्या 5 है, मगध के माध्यम से हस्तक्षेप कविता किस व्यवस्था की ओर इशारा करती है? अब मगध में ऐसा साम्राज्य स्थापित है जो पूरी तरीके से निरंकुश है, जहां पर हम शासन के खिलाफ कुछ बोल ही नहीं सकते। अब उस निरंकुशता को व्यक्त करने के लिए उन्होंने कविता में क्या बोला है कि जहां छींकना भी मना है। तो छींकना तो क्या है, एक हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। तो यहाँ छींकना हम लोग को स्वतः आता है, हम लोग जान के तो नहीं करते हैं, हम लोग की नाक में कुछ जाता है और छींक आ जाती है। तो कवि ने उस छींकने के माध्यम से हमें सिर्फ इतना बताने की कोशिश करी है कि वहां आप छींकने जैसी एक स्वाभाविक प्रवृत्ति भी शासन की मर्जी के खिलाफ नहीं कर सकते। अर्थात अगर शासन चाहेगा कि आप मत छींको तो आपको अपनी नाक दबा के रखनी पड़ेगी, आपको नहीं छींकना। तो बेसिकली उन्होंने ये समझाने की कोशिश करी है कि वहां पर आप एक तिनका भी शासन की मर्जी के खिलाफ नहीं उठा सकते हो। तो यहां पर उन्होंने निरंकुश शासन व्यवस्था की तरफ वो इशारा किया है। क्या है? प्रजातांत्रिक व्यवस्था की ओर, बिगड़ी हुई व्यवस्था की ओर, निरंकुश शासन व्यवस्था की ओर, जनतंत्र व्यवस्था की ओर। तो उन्होंने कैसी शासन व्यवस्था की ओर संकेत किया है? निरंकुश शासन व्यवस्था की ओर उन्होंने इशारा किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6।
व्यवस्था को निरंकुश प्रवृत्ति से बचाए रखने के लिए क्या जरूरी है। अब उन्होंने जहां मगध के माध्यम से निरंकुश शासन व्यवस्था की ओर इशारा किया है, तो उन्होंने वही चीज वहां पर यह भी बताई है कि कोई भी शासन व्यवस्था निरंकुश ना बने, इसके लिए क्या जरूरी है। जनता की भागीदारी, हस्तक्षेप, मिलजुल कर विरोध या सबकी एक राय। तो वो चीज उन्होंने बताई है हस्तक्षेप, यानी कि जनता का हस्तक्षेप शासन व्यवस्था में होना चाहिए। जैसे कि प्रजातंत्र में होता है, हमेशा एक विपक्षी दल होता है। अगर मान लीजिए जैसे शासन व्यवस्था भी है और निरंकुश ना बने, तो प्रजा जो है अगर उसे कोई चीज अच्छी नहीं लग रही, कोई नियम या कानून अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसे हमेशा क्या है, आवाज उठानी चाहिए, यानी कि उसे हस्तक्षेप करना चाहिए किसी भी कोई भी कानून के खिलाफ। अगर वो है तो भाई जैसे आंदोलन चलते हैं, नारे लगते हैं, तो ये सारे काम किए जा सकते हैं हस्तक्षेप करने के लिए। प्रश्न संख्या 7 है, मगध निवासी किसी भी प्रकार की शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप करने से क्यों कतराते हैं। अब मगध में एक निरंकुश शासन व्यवस्था है, वहां पर लोगों को छींकना तक मना है, तो अब वहां के लोग खुद स्वयं क्यों कतराते हैं। पहला रीजन ये कि वो क्यों कतरा रहे हैं कि हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो इसके लिए क्या है, उनकी हस्तक्षेप की आदत नहीं है, इसलिए वो हस्तक्षेप नहीं करते। हस्तक्षेप करना साहस का काम है, अर्थात उनके अंदर वो साहस नहीं है कि वो हस्तक्षेप कर पाए। हस्तक्षेप करने वाले को वहां राजद्रोही समझा जाता है। अगर कोई व्यक्ति हस्तक्षेप करता है तो वो राजद्रोही हो जाता है। नेक्स्ट है, मगध की व्यवस्था में हस्तक्षेप शुभ संकेत नहीं है, यानी कि अगर आप हस्तक्षेप करते हो तो वहां की शासन व्यवस्था के लिए अच्छा इशारा नहीं है। तो सीधे सीधे क्या निकल के आता है इसका कि हस्तक्षेप करने वाले को वहां राजद्रोही समझा जाता है, इसलिए वहां की जनता हस्तक्षेप नहीं करती है। देखिए, राजद्रोह का दंड जो है, कई राज्यों में मृत्युदंड है, उन्हें देश निकाला है, मतलब एकदम एक्सट्रीम कंडीशंस की जो सजा होती है वो दी जाती है राजद्रोह में। तो वहां पर अगर आपने सरकार के खिलाफ कुछ भी बोला तो वो राजद्रोह समझ लिया जाएगा और आपको वो सारी सजाएं झेलनी पड़ेंगी। प्रश्न संख्या 8 है, मगध कैसे राष्ट्र का प्रतीक है। अब मगध जो है वो किस तरह के राष्ट्र का प्रतीक बनकर हमारे सामने आया है, जहां सभी हस्तक्षेप करते हैं, जहां कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं, जहां हस्तक्षेप को व्यवस्था के खिलाफ माना जाता है, खा और गा दोनों। तो अब अगर आप यहां पर देखोगे तो जहां कोई हस्तक्षेप नहीं करता, ये बात तो सही है, एक ऐसी शासन व्यवस्था जहां कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर रहा और जहां हस्तक्षेप करना भी व्यवस्था के खिलाफ माना जाता है, तो सही क्या होगा, खा और गा दोनों ही होगा। इसलिए मैंने बोला ना, अब जैसे हमने क्वेश्चन पढ़ा कि मगध कैसे राष्ट्र का प्रतीक है, तो हम सीधे सीधे बोल देंगे निरंकुश शासन का प्रतीक है। ये हमारे दिमाग में आंसर सेट है, लेकिन ऑप्शन में तो ये ऑप्शन है ही नहीं, है कि नहीं है, नहीं है ना ये ऑप्शन। तो इसीलिए इस कंडीशंस में बोलती हूं कि आपको सबसे पहले ऑप्शन पढ़ने हैं कि आपके सामने रखा क्या गया है, ठीक है ना। जैसे आपके सामने थाली लगती है, भोजन की थाली लगती है ना, हाँ, खाना मम्मी ने खाना परसा, दाल चावल सब्जी रोटी रायता अचार पापड़ सलाद सब कुछ आपको दिया। अब उसमें आपको सब्जी लौकी की दे दी, आप नहीं खाते हो, ठीक है, तो आप उसको क्या करोगे, मम्मी वो पहले जूठी करने से पहले आप उसे अलग कर दोगे, करते हो, है ना। फिर उसके बाद आपने कहा कि नहीं, मम्मी ने 3 रोटी या 4 रोटी रखी, नहीं मैं सिर्फ 2 रोटी खाऊंगा, तो 2 रोटी आपने निकाल के अलग रख दी। ये होता है ना, सिंपल सी। तो जो आपके सामने परोसा गया है, आप उसमें ये देखते हो कि क्या आपके लिए खाने लायक है, क्या चीजें आपके खाने लायक नहीं है। जो नहीं है उसे निकाल के आप बाहर कर देते हो और जो है वो थाली पूरी एक्सेप्ट करते हो और आराम से बैठ के खाते हो। तो उसी तरीके से ये 4 ऑप्शंस के रूप में आपके सामने थाली परोसी गई है, मम्मा ने जैसे थाली रखी। अब आपको देखना है कि इसमें क्या सही है और क्या गलत है, क्या आपके लिए फायदेमंद है, क्या फायदेमंद नहीं है। तो वही चीज आपको, जो फायदेमंद नहीं है उसको पहले अलग निकाल के किनारे कर दो, फिर उसमें देखो क्या चीज आपकी पहले खाने वाली है, तो वो आप पहले खाते हो। तो उसी तरीके से यहाँ देखो कि पहले कौन सा आंसर सेट बैठ रहा है, तो जो बिल्कुल नहीं है पहले उसको दरकिनार कर दो, फिर जो बचा है उस पर आपको टिक मार्क करना है। प्रश्न संख्या 9 है, सभी मनुष्यों के होने के बावजूद एक मुर्दा ही हस्तक्षेप करता है, क्यों। इतने सारे जो जीवित लोग हैं मगध में, लेकिन कोई हस्तक्षेप नहीं करा, लेकिन मुर्दे ने हस्तक्षेप किया कि आदमी क्यों मरता है, ये चीज उसने बोलकर हस्तक्षेप किया। तो हस्तक्षेप मतलब क्या, उसने एक प्रश्न उठाया प्रशासन के ऊपर, तो उसने हस्तक्षेप किया। तो आखिर क्यों मुर्दे ने ही किया, क्यों। मुर्दा बहादुर है, इसलिए मुर्दे के पास खोने के लिए कुछ नहीं है,
उसको किसी का डर नहीं है, खा और गा दोनों कथन सत्य है। तो अगर हम यहां पर देखेंगे तो वो है कि एक तो मुर्दे के पास खोने के लिए कुछ नहीं है और दूसरा उसे किसी का डर नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति मर चुका है, ऑलरेडी इस संसार को छोड़ चुका है, तो उसे तो डर किसी चीज का है ही नहीं और उसके पास खोने के लिए अब कुछ बचा नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति ही हस्तक्षेप कर सकता है जो स्वार्थी ना हो। तो मुर्दे के माध्यम से अगर उन्होंने हस्तक्षेप की बात कही है तो कहने का मतलब है कि कोई भी अगर निरंकुश शासन व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाता है तो वे व्यक्ति सबसे पहले अपने स्वार्थ और डर को किनारे कर दे, तभी वो आवाज उठा सकता है, नहीं तो वो आवाज उठा नहीं पाएगा। प्रश्न संख्या 10 है, निरंकुश शासन में किसी विषय पर नागरिकों की टिप्पणी क्या मानी जाती है? अगर निरंकुश शासन व्यवस्था में अगर कोई व्यक्ति किसी भी चीज के ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू या अपनी कुछ विचार रख दे तो ऐसे राज्य में उनकी वो टिप्पणी क्या मानी जाएगी? सुझाव, दखलंदाजी, विद्रोह या स्वामी भक्ति? तो ऐसे राज्य में वो मानी जाएगी विद्रोह, यानी कि आपने अगर शासन व्यवस्था के खिलाफ एक शब्द भी बोल दिया तो वो क्या है? विद्रोह हो सकता है। प्रश्न संख्या 11 है, मगध में शांति किस प्रकार रह सकती है? अब मगध में अगर शांति बनी रहे, क्योंकि वहां पे निरंकुश शासन है, तो वो जनता के खिलाफ भी काम करती है, तो जनता विद्रोह कर सकती है। तो वो विद्रोह ना हो और मगध में शांति बनी रहे, उसके लिए क्या करना पड़ता है? सब चुप रहें, राजा का पालन करें, कोई किसी विषय पर अपनी प्रतिक्रिया ना दे, उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। तो कविता के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहां पर कोई किसी विषय पर अपनी प्रक्रिया ना दे, अर्थात कुछ भी हो रहा है, व्यक्ति को कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं। अब आप बोलोगे कि ऊपर की दो चीजें भी तो सही हैं कि ना हो, लेकिन ये दोनों चीजें जो हैं ये हमारी कविता में मेंशन नहीं है। कविता में सिर्फ ये मेंशन है कि कोई किसी विषय पर कोई प्रतिक्रिया ना दे, अर्थात किसी भी तरह की कोई बात ना करे। प्रश्न संख्या 12 है, मगध में कोई चीखता क्यों नहीं है? अब देखिए, एक तो होता है बोलना, हम बोल रहे हैं, अब हमें को कोई अच्छे से अभी मार दे या हाथ दबा दे तो हमें दर्द बहुत तेज होगा, तब हम बोलेंगे नहीं, हम क्या होंगे? हम चीखेंगे। अर्थात यहाँ पर बोला गया है कि कहने का क्वेश्चन का मतलब ये है कि व्यक्ति को इतनी ज्यादा तकलीफें होती हैं तब भी वो व्यक्ति नहीं बोलता। एक बोलने का होता है कि हाँ मुझे ये चीज पसंद नहीं है, ये अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, उससे मुझे अभी ज्यादा इफेक्ट्स पड़े नहीं है इसलिए मैं बोल रही हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब मुझे उसी चीज से इतना ज्यादा तकलीफ हो कि मेरे अंदर दर्द भर जाए तब ऑलरेडी मैं चीखूंगी, लेकिन फिर भी मैं ना चीखूं, अर्थात मुझे शासन व्यवस्था के कई नियमों से बहुत ज्यादा तकलीफ है लेकिन तब भी मैं कुछ रिएक्ट नहीं कर रही हूं, है ना? तो वही क्यों नहीं है। तो चीखना और बोलने का तात्पर्य यहाँ पर प्रतीकात्मक तौर पर रखा गया। बोलना सिर्फ इसलिए होता है कि हाँ हमें इस चीज से इफेक्ट नहीं पड़ता, चीखना कि इफेक्ट पड़ रहा है, तकलीफ हो रही है, लेकिन तब भी हम नहीं कह रहे हैं। मगध में चीखना असभ्यता की निशानी है, चीखना स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, चीखना अपने को कमजोर सिद्ध करना है, चीखने से वहां की कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। तो कोई इसलिए नहीं चीखता क्योंकि चीखने से वहां की कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। आपको चाहे जितनी भी तकलीफ हो, आप मुंह से उफ नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि जो कानून वहां पर स्वतः आराम से चल रहा है, आप बोलकर उसको बिगाड़ना क्यों चाह रहे हैं? इसलिए कोई चीखता नहीं। प्रश्न संख्या 13 है, मगध में लोग किस प्रकार विरोध कर रहे हैं? वो किस तरह का विरोध कर रहे हैं? खुलकर, दबी जुबान में, सामूहिक रूप से या अकेले अकेले? तो मगध में सभी जो है वो दबी जुबान से विरोध कर रहे हैं, क्योंकि सभी को बोलना अलाउ नहीं है, तो सब अपने अंदर ही बोल रहे हैं, किसी भी कोई खुलकर उस चीज का विरोध नहीं कर रहा। प्रश्न संख्या 14 है, किस शासन व्यवस्था में किसी को बोलने का अधिकार नहीं दिया जाता है? ऐसी कौन सी शासन व्यवस्था होती है जहां पर जनता के पास बोलने का अधिकार नहीं होता है? लोकतांत्रिक व्यवस्था में, जनतांत्रिक व्यवस्था में, निरंकुश शासन व्यवस्था में या दोहरी शासन व्यवस्था में? तो ऐसी जो शासन व्यवस्था होती है वो होती है निरंकुश शासन व्यवस्था। ऐसी शासन व्यवस्था जहां पर शासक के ऊपर किसी भी तरह का अंकुश नहीं होता, वो अपने मन मुताबिक जो है कार्य करता है, उसको हम लोग बोलते हैं।
प्रश्न संख्या 15 है, मगध में कोई किसी को क्यों नहीं रोकता है? किस लिए नहीं रोकता है? इसलिए कि टोकना अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए कि टोकने की परंपरा न चल सके, राजा की आज्ञा ऐसी ही है, किसी को टोकना असभ्यता मानी जाती है। तो सही ऑप्शन क्या है? मगध में कोई किसी को क्यों नहीं टोकता? कारण है उसका इसलिए कि कहीं टोकने की परंपरा ना चल सके। एक ने टोका, अब उसी के देखे देखे दूसरा टोकेगा, तीसरा टोकेगा, मतलब उसने जो चीज करी वो बहुत सारे लोग करने लगे, इस तरह की परंपरा ना चल पड़े, इसलिए लोग एक दूसरे को टोकते नहीं हैं। प्रश्न संख्या 16 है, मुर्दे का हस्तक्षेप करने से क्या आश्रय है? अब उन्होंने बोला ना कि मुर्दा हस्तक्षेप करता है। अब इसके माध्यम से कवि ने हमें बताना क्या चाहा? एक होता है तात्पर्य, अर्थात उसका अर्थ, जहां पर मुर्दा जो है बोलता है कि मनुष्य क्यों मरता है, तो उन्होंने बताया कि इस माध्यम से कि मुर्दा हस्तक्षेप करता है। लेकिन इसके पीछे उन्होंने क्या समझाने की कोशिश करी है कि आखिर मुर्दे के माध्यम से वो समझाना हमें क्या, भाई मुर्दा तो कोई रिएक्ट करता ही नहीं है ना, वो तो मर गया, खत्म काम, वो कहां से रिएक्ट करेगा, वो कहां से हस्तक्षेप करेगा? तो उसके माध्यम से उसको सिर्फ उन्होंने प्रतीक के तौर पे रखा है। उसके माध्यम से वो समझाना हमें क्या चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जब तानाशाही अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है तो एक कमजोर व्यक्ति भी हस्तक्षेप कर सके, ये समझाने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरा है, मुर्दे को डर नहीं होता कि कोई उसका क्या बिगाड़ेगा। नेक्स्ट, मुर्दे को भी हस्तक्षेप करना चाहिए। नेक्स्ट, हस्तक्षेप करना सबका अधिकार है। तो यहां पर उन्होंने शाब्दिक अर्थ नहीं पूछकर उसके पीछे आश्रय, यानी कि उन्होंने मुर्दे का ही उदाहरण क्यों दिया? वो किसी गरीब बुजुर्ग या महिला का उदाहरण दे सकते थे, लेकिन मुर्दे का ही क्यों दिया? क्यों? क्योंकि जब तानाशाही अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाए, एक तानाशाह होता है जब शुरू हो रहा है, एक होता है अत्याचार इतना ज्यादा पहुंच जाए ऊपर कि आदमी के लिए जो है बर्दाश्त करना भी मुश्किल हो जाए, तब उस जगह एक कमजोर व्यक्ति भी जो है वो उठकर हस्तक्षेप कर सकता है। मुर्दे को इस तौर पर प्रतीकात्मकता में रखा गया है कि चाहे जितना कमजोर व्यक्ति हो वो आप भी बोल सकता है कि नहीं आप ये गलत कर रहे हो, क्योंकि जब वो पराकाष्ठा पे पहुंच चुका है, कहते हैं ना कोई चीज चाहे जितनी ऊपर चली जाए फिर उसके बाद उसको नीचे उतरना है, तो नीचे उतारने के लिए वो हस्तक्षेप जरूरी होता है। ठीक है, अब जैसे इसको ऐसे समझाते हैं, जैसे बचेंद्री पाल पहुंची हिमालय पर, जब तक उनको ऊपर जाना था, अब उस ऊपर के बाद वो क्या करेंगे? उनके दिमाग में, अब तक उनके दिमाग में जब वो ऊपर चढ़ रही थी तब उन्हें उस चोटी तक पहुंचने की का ही दिमाग में चल रहा था। अब वो पहुंच गई, अब उनका दिमाग एकदम शून्य, अब उन्हें क्या करना है? अब उस कंडीशन में उनके दिमाग में विचारों ने हस्तक्षेप किया कि अब तो तुम पीक पर पहुंच गई हो, अब तुमको नीचे उतरना है। तो वही होता है, निरंकुश शासन व्यवस्था जब अपने पीक यानी कि पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है तो उस वक्त जो है उसके दिमाग में हस्तक्षेप करने का अधिकार एक कमजोर व्यक्ति को भी हो जाता है, और वो हस्तक्षेप करके उसे उस पराकाष्ठा से नीचे उतारने के काम के लिए अग्रिम रूप में काम करता है, आगे सबसे आगे चलकर वो काम करता है। प्रश्न संख्या 17 है, कवि इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कहना चाहता है? अब ये जो पंक्तियां हमने, इन पंक्तियों का तात्पर्य मतलब पूरी कविता से है कि कहना क्या चाह रहा है वो। तानाशाह के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, अन्याय के विरुद्ध आवाज अवश्य उठानी चाहिए, जो तानाशाह होते हैं वे किसी की नहीं सुनते या इनमें से कोई नहीं। तो सही अगर हम देखेंगे तो क्या है, अन्याय के खिलाफ, अन्याय के विरुद्ध आवाज अवश्य उठानी चाहिए। ये सारी पंक्तियां हमें बता रही हैं कि कोई भी परिस्थिति में अगर आप कहीं गलत देख रहे हो तो आपको उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। प्रश्न संख्या 18 है, हम आवाज नहीं उठाएंगे तो क्या होगा? अब सीधे सीधे उन्होंने बोला कि अगर मान लो निरंकुश शासन व्यवस्था है, अगर हम आवाज ना उठाएं तो क्या होगा? ये भी कंडीशन क्या होगी बताते हैं। निरंकुश और अधिक निरंकुश हो जाएगा, निरंकुशता घटेगी, उसको एक दिन स्वयं ही समझ आ जाएगा कि वो निरंकुश है, निरंकुश बने रहना ठीक नहीं। तो भाई अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे, मान लीजिए कोई हमारे साथ अगर गलत कर रहा है, मान लीजिए अब आप स्कूल जाते हो, स्कूल में आप होमवर्क करके लेकर गए और आपने अच्छे से, भाई हाँ आपने मेहनत करके पूरा दिन होमवर्क किया, मगर कुछ शरारती लड़के थे, उन्होंने आपकी कॉपी ली, उससे चीटिंग करी की हैं
और आपको वापस कर दिया आपकी कॉपी, और उन्होंने टीचर के सामने दिखा दिया कि भाई हमने होमवर्क किया है। ठीक है, ये एक दिन होगा। अगर आप इसके खिलाफ पहले ही दिन अगर आवाज़ नहीं उठाओगे और टीचर के सामने ये बोलोगे कि इन लड़कों ने मेरी कॉपी ली है और जो है मेरी चीटिंग करी है, तो ये साबित करना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो काम आपके हाथ का है। उसमें क्या चीज़ कहाँ पर कैसी है, किसको कैसा समझाया जाएगा, आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हो। वो लड़कों ने तो चीटिंग करी है, उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो टीचर के सामने ये साबित करना आपके लिए बहुत आसान है कि ये होमवर्क आपके द्वारा किया गया है या उनके द्वारा। तो आप पहले दिन अगर आवाज़ नहीं उठाओगे तो डेली लड़के यही करेंगे, क्योंकि वो ये देख रहे हैं कि आप आवाज़ नहीं उठा रहे हो और उनके डर से चुप होकर उनकी सारी बातों को मान रहे हो। तो उसी तरीके से अगर हम आवाज़ नहीं उठाते हैं तो क्या होता है, निरंकुश और अधिक निरंकुश होता चला जाता है। तो हमें आवाज़ पहले दिन से उठाने की कोशिश करनी। कोई भी सत्ता निरंकुश एक पहले दिन ही नहीं बन जाती है, वो धीरे धीरे काबिज होती है। तो अगर पहले ही दिन आप देख रहे हो कि कुछ गलत है तो आवाज़ उठाओ मिलके। प्रश्न संख्या 19 है, अच्छे शासन के लिए क्या आवश्यक है? अगर एक अच्छा शासन चाहते हैं तो उसके लिए क्या चीज जरूरी है? तानाशाही, एक छत्र शासन, जनता की भागीदारी एवं उनके विचार, जनता की उपेक्षा। तो अगर एक अच्छी शासन व्यवस्था चाहिए तो जनता की भागीदारी और उनके विचार जरूरी हैं, क्योंकि ये शासन चर हो किस पे रहा है, जनता पर हो रहा है। तो अगर वो आप चाहते हो कि आपका शासन लंबे समय तक बना रहे तो हमेशा वो कार्य करो जो जनता की भलाई में हो, और जनता आपसे खुश रहेगी तो आपकी शासन व्यवस्था काफ़ी लंबे समय तक बनी रहेगी। तो उसके लिए जनता की भागीदारी और उनके विचारों को ग्रहण करना जरूरी है। प्रश्न संख्या 20 है, प्रस्तुत काव्यांश में मगध किसका प्रतीक है? किस तरह की का प्रतीक है? निरंकुश सत्ता का या राष्ट्र, धार्मिक स्थल का, अशोक का या शांति का? तो ये जो प्रतीक है वो है निरंकुश सत्ता का। प्रश्न संख्या 21 है, कवि के अनुसार मगध को बनाए रखने के लिए क्या होना चाहिए? अब जो ये मगध शासन व्यवस्था है इसको बनाए रखने के लिए क्या चाहिए उन्हें? शांति, अशांति, उपद्रव या मतदान? तो वो चाहते हैं अगर मगध की शासन व्यवस्था बनी रहे तो उसके लिए वहां पर शांति बनी रहना जरूरी है। प्रश्न संख्या 22 है, कवि के अनुसार मगध में लोग क्यों छींकते तक नहीं है? तो छींकने का मैंने उदाहरण आपको पहले भी दिया है। क्या कारण है छींकते तक नहीं? छींकने का मतलब एक बेसिक उफ भी नहीं उठाते उनके खिलाफ जो काम हो रहा है। मगध में शांति होने के डर से, मगध में शांति भंग होने के डर से, युद्ध के डर से, अधिक संक्रमण से, बीमारी फैलने के डर से। तो वो किस लिए नहीं करते? इसलिए नहीं छींकते कि मगध में शांति भंग होने का डर है। अगर हम छींकेंगे अर्थात ये हम बेसिक सी उफ भी बोलेंगे तो यहाँ की शांति भंग हो सकती है, इस डर से वो छींकते भी नहीं। प्रश्न संख्या 23 है, मगध में व्यवस्था बनी रहे इसलिए लोग क्या करते हैं? मगध में व्यवस्था बनी रहे इसके लिए लोग क्या करते हैं? चुप रहते हैं, विरोध नहीं करते, हस्तक्षेप नहीं करते, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सही क्या है कि वे जो है ये सारी चीज़ें ही करते हैं। वो चुप भी रहते हैं, विरोध भी नहीं करते और हस्तक्षेप भी नहीं करते। तो यहाँ क्या आएगा? उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 24 है, प्रस्तुत काव्यांश में कौन सी विशेषता है? अब ये जो हमने पूरी कविता पढ़ी है इसकी विशेषता क्या है? खड़ी बोली हिंदी है, मुक्त छंद है, व्यंग्यात्मक शैली है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसकी ये सभी विशेषता है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 25 है, हस्तक्षेप कविता का मूल भाव या संवेदना क्या है? इस कविता के मूल में क्या चीज छिपी हुई है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करना, सत्ता की क्रूरता और उसके कारण पैदा होने वाले प्रतिक्रोध को प्रकट करना, सत्ता को निरंकुश होने से रोकने के लिए जनता में जागरूकता पैदा करना, या उपरोक्त सभी। तो ये जो इसकी मूल भावना और संवेदना है वो होगी उपरोक्त सभी। अर्थात अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करना है, लोगों को बोलने की आज़ादी है, इस चीज़ का वो समर्थन करते हैं। सत्ता की क्रूरता और उसके कारण पैदा होने वाले प्रतिरोध को प्रकट करना, सत्ता अगर कहीं क्रूर है तो उसका प्रतिरोध करना भी इस कविता के माध्यम से उन्होंने व्यक्त करने की कोशिश करी है।
सत्ता को निरंकुश होने से रोकने के लिए जनता को जागरूकता पैदा करना। अगर आप ये चाहते हैं कि आप जहां पर रह रहे हैं वहां शासन व्यवस्था निरंकुश ना हो, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप वहां की जनता में ये जागरूकता पैदा करिए कि भाई आपको जो है ऐसा ऐसा करना है, तो यहाँ की जो शासन व्यवस्था है वो निरंकुश नहीं होगी। प्रश्न संख्या 26 है, मगध अब कहने को मगध है, रहने को नहीं, लोग ऐसा क्यों कहते हैं? मगध अब कहने को मगध है, रहने को नहीं है। यानी कि पहले जो मगध है वो काफी अच्छा रहा करता होगा, लेकिन अब वो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर रहा भी जा सके। तो लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वहां अब निरंकुश सत्ता के कारण लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है। यानी कि वहां निरंकुश शासन व्यवस्था है, जिसके कारण वहां की जनता को किसी भी प्रकार के अधिकार को पालन नहीं करने दिया जाता है। अब वहां अब नैतिकता नहीं बची है, वहां लोगों को बोलने तक की आजादी नहीं है, उपरोक्त सभी। तो अब ये जो मगध कहने को मगध है, रहने को मगध नहीं, ये इसलिए कहा गया है क्योंकि ये सभी कारण वहां पे इंप्लीमेंट होते हैं। अर्थात ये तो मैंने आपको समझा दिया कि वहां पर निरंकुश शासन व्यवस्था है और लोग वहां अपने बेसिक अधिकारों को भी पालन नहीं कर सकते हैं। फिर वहां अब नैतिकता नहीं बची है, यानी कि नैतिकता का मतलब क्या होता है? जो अच्छे वैल्यूज होते हैं, किसी की मदद करना, लोगों के दुख तकलीफ को देखना, तो एक राजा का जो एक नैतिकता होती है वो अब वहां नहीं है। वहां लोगों को बोलने तक की आजादी नहीं है, मतलब हमें ये चीज पसंद नहीं है, ये चीज हम वहां पर प्रकट ही नहीं कर सकते हैं। तो क्या हुआ? उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 27 है, हस्तक्षेप कविता के माध्यम से कवि ने मुख्य रूप से किस मौलिक अधिकार की बात करी है? अब उन्होंने इस कविता के माध्यम से हमारे, भाई आप सभी को पता है कि हमें जो है सरकार, हमारे संविधान की तरफ से कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो इसमें कौन से मौलिक अधिकार की वो बात कर रहे हैं? संपत्ति का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, युद्ध करने का अधिकार या शिक्षा का अधिकार? तो इस पूरी कविता में जो है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार जैसे मौलिक अधिकार की बात की गई है। प्रश्न संख्या 28 है, प्रस्तुत कविता में हस्तक्षेप से क्या आशय है? अब ये जो कविता हमारे सामने रखी गई है, इसमें हस्तक्षेप से तात्पर्य क्या कहना, मतलब इसका मतलब क्या होता है? बेसिकली ये पूछा जा रहा है आपसे। सत्ता की गलत नीतियों का विरोध करना, ये जो सत्ता जो कार्य कर रही है वो गलत है, इनके बारे में बताना। अन्याय के खिलाफ बोलना, सत्ता के से सवाल करना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो बात करी गई है वो इन सभी के लिए से मतलब है। मतलब सत्ता की गलत नीतियों का विरोध करना हस्तक्षेप कहलाता है, अन्याय के खिलाफ बोलना हस्तक्षेप कहलाता है, सत्ता से सवाल करना यानी कि जो शासक है उससे सवाल करना भी हस्तक्षेप कहलाता है। तो यहाँ पर हस्तक्षेप का इन सभी से तात्पर्य है। प्रश्न संख्या 29 है, मुर्दा क्या प्रश्न कर हस्तक्षेप करता है? तो क्या प्रश्न कविता में करा है उसने? मनुष्य क्यों मरता है ना? यही प्रश्न उसने किया है ना। तो मनुष्य क्यों मरता है, मनुष्य क्यों जीता है, मनुष्य क्यों निरंकुश होता है, या उपरोक्त सभी? तो उसने जो प्रश्न किया है वो है मनुष्य क्यों मरता है। ये प्रश्न करके एक मुर्दा जो है वो हस्तक्षेप कर रहा है। प्रश्न संख्या 30 है, हस्तक्षेप कविता किस व्यवस्था की ओर इशारा करती है? वो किस तरह की व्यवस्था की ओर इशारा कर रही है? जनतंत्र की ओर, निरंकुश शासन व्यवस्था की ओर, परंपरावादी व्यवस्था की ओर, मुर्दों की व्यवस्था की ओर? तो वो जिस व्यवस्था की ओर इशारा कर रही है वो है निरंकुश शासन व्यवस्था की ओर। प्रश्न संख्या 31 है, हस्तक्षेप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अब इसका शाब्दिक अर्थ पूछ रहे हैं। जो जैसे कोई होता है, जैसे मैंने बताया इंग्लिश में ये बताया आपको, तो इसका शाब्दिक अर्थ हिंदी में क्या होगा? रोकना, प्रश्न उठाना, उपरोक्त दोनों या प्रतिरोध। तो हस्तक्षेप का तात्पर्य होता है किसी चीज को रोकना या प्रश्न उठाना, तो ये हो जाएगा उपरोक्त दोनों। प्रश्न संख्या 32 है, रिवाज से क्या तात्पर्य है? मतलब मगध में ये रिवाज नहीं है, टोकने का रिवाज नहीं है। तो ये रिवाज जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है? प्रतिरोध, चलन, प्रथा, खा और गा दोनों। तो यहां पर रिवाज से तात्पर्य है चलन या प्रथा, कोई चीज जिसको हम हिंदी में बोलते हैं परंपरा,
ठीक है, वही आपकी रिवाज कहलाती है। तो कोई प्रथा या कोई चलन, तो यहां पर क्या आ जाएगा, आपका खा और गा दोनों सही है। प्रश्न संख्या है 33। श्रीकांत वर्मा जी का जन्म कहां पर हुआ था? उनका जन्म 1931 में हुआ, ये हमने देख लिया। अब उनका जन्म हुआ कहां पर था? इंदौर मध्य प्रदेश, भोपाल मध्य प्रदेश, बिलासपुर मध्य प्रदेश, ग्वालियर मध्य प्रदेश। तो उनका जन्म हुआ है बिलासपुर मध्य प्रदेश में। प्रश्न संख्या 34 है। श्रीकांत वर्मा ने 1956 में किस विषय में नागपुर विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री प्राप्त करी? तो उन्होंने 1956 में एमए किया और किस विश्वविद्यालय से किया? नागपुर विश्वविद्यालय से। लेकिन किस विषय में किया? राजनीति शास्त्र, अंग्रेजी, हिंदी या संस्कृत? तो उन्होंने जो एमए किया है वो है हिंदी से किया था। प्रश्न संख्या 35 है। श्रीकांत वर्मा जी किन पात्रों के साथ संबंधित रहे हैं? सॉरी, किन पत्रों के साथ? पत्र अर्थात समाचार पत्र। अब उन्होंने कई समाचार पत्रों का संपादन भी किया, तो वो पत्र कौन कौन से हैं? श्रमिक, कृति, दिनमान, वर्णिका, उपरोक्त सभी। तो वो इन सभी पत्रों के साथ, यानी इन सभी समाचार पत्रों के साथ संबंधित रहे हैं। तो हम क्या लगाएंगे? उपरोक्त सभी पे। प्रश्न संख्या है 36। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा श्रीकांत वर्मा जी को कौन सा सम्मान प्रदान किया गया? मध्य प्रदेश सरकार ने जो है वो श्रीकांत वर्मा को कौन सा सम्मान दिया था? अब ध्यान रखिएगा, अलग अलग सरकारों द्वारा अलग अलग तरीके के सम्मान प्रदान किए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार ने श्रीकांत वर्मा को कौन सा दिया? तुलसी पुरस्कार, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी पुरस्कार, शिखर सम्मान या उपरोक्त सभी? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ये सभी सम्मान जो हैं श्रीकांत वर्मा को दिए गए। अब ध्यान रखिए, जो श्रीकांत वर्मा जी हैं उनका जन्म ही मध्य प्रदेश में हुआ है, उनका बिलासपुर में जन्म हुआ। तो इस तरीके से वो मध्य प्रदेश सरकार में स्टेट में रहे, तो वहां की सरकार ने इन्हें कई सारे सम्मान दिए हैं, जिनमें ये सभी आपके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। श्रीकांत वर्मा जी को कुमारन आशान राष्ट्रीय पुरस्कार किस सरकार द्वारा प्रदान किया गया? अब इससे पहले वाले हमने प्रश्न में देखा कि किस तरीके से उन्हें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कुछ सम्मान प्रदान किए गए। तो अब कुछ सम्मान, जो एक सम्मान अब यहाँ पर दिया गया है कुमारन आशान राष्ट्रीय पुरस्कार, तो ये किस सरकार के द्वारा प्रदान किया गया? ऑप्शन आपके सामने है, आंध्र प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, केरल सरकार या मध्य प्रदेश सरकार। तो ये जो दिया गया है वो आपको मिल रहा है केरल सरकार की तरफ से। प्रश्न संख्या 38 है। श्रीकांत वर्मा जी का चर्चित काव्य संग्रह कौन सा है? अब उनके बहुत सारे काव्य संग्रह रहे, तो ऐसे कौन सा काव्य संग्रह है जो बहुत ज्यादा चर्चित हुआ? भटका मेघ, दिनारंभ, माया दर्पण, जल सा घर, मगध या उपरोक्त सभी? तो ये सारे ही उनके चर्चित जो हैं वो काव्य संग्रह रहे हैं। तो यहां पर हम लगाएंगे उपरोक्त सभी में। प्रश्न संख्या 39 है। श्रीकांत वर्मा जी का अंतिम कविता संग्रह कौन सा है? यानी कि जो उन्होंने अपनी मृत्यु से थोड़ा सा पहले लिखकर खत्म किया और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई, तो इसीलिए उसको अंतिम काव्य संग्रह कहा गया। तो वो अंतिम काव्य संग्रह उनका कौन सा था? जलसा घर, मगध, माया दर्पण या फैसले के दिन? तो उनका आखिरी जो काव्य संग्रह रहा है वो है मगध। प्रश्न संख्या 40 है। श्रीकांत वर्मा जी का देहांत कब हुआ? अब हमने उनका आखिरी संग्रह देखा, अब उनका देहांत, देहावसान हम देख रहे हैं क्या है। सन 1981 में, सन 1982 में, सन 1984 में या सन 1986 में? तो उनकी मृत्यु हुई है सन 1986 में, यानी कि 1986 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये पूरा चैप्टर अब यहाँ पर खत्म हुआ। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया कि प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। तो इसी तरीके से अच्छे से प्रश्न करते रहिए, सभी पैटर्न्स को अच्छे से समझते रहिए कि क्या क्या चीज़ें किस तरीके से दी जा रही हैं, बताई जा रही हैं। तो क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आता जाएगा कि कहाँ कहाँ से ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो उसी तरीके से आप प्रिपेयर करिए इनको। तो ये सिर्फ हिंदी में ही नहीं, आपके सभी क्लासेस के सभी सब्जेक्ट्स में आपको इसी तरीके से सभी पैटर्न्स कंप्लीट कराए जाते हैं, जो आपके लिए पढ़ने में बहुत आसान है। ये सभी वीडियोस यूट्यूब पे, हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पे और हमारे ऐप पे मिल रहे हैं। तो आप यहाँ पर जाकर इन सभी वीडियोस को आसानी से देख सकते हो।
तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, लेकिन अभी हमारा काव्य खंड का आखिरी अध्याय बाकी है। तो मिलते हैं नए चैप्टर के साथ में, यानी कि जो हमारा आखिरी चैप्टर है काव्य खंड का और इस बुक का भी, तो उसके साथ हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर्स कराएंगे, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न कराएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।